बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर फ़िज़िक्स लेक्चर। आज हम क्लास 10 फ़िज़िक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर को समझ लिया तो आगे न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के तमाम टॉपिक्स आपको बहुत आसान लगेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा कहते हैं ना सवाल वो पूछना चाहता हूँ। कभी आपने सोचा है कि ये बुक हो गया, ठीक है, मोबाइल हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, ये किस तरह हम खुद किस तरह ये चीज़ जो है वो मिलकर बन गई है, किस तरह से ये चीज़ें बनी हुई हैं? तो अगर आपका जवाब एटम है तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब अगला सवाल ये है कि एटम होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है और साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला कि एटम क्या होता है और एटम कितनी स्पेस लेता है। तो आज इस लेक्चर में हम इन तमाम सवालों के जवाब बहुत ही आसान ज़ुबान में समझेंगे। तो चलें लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ कि ये चैप्टर के अंदर क्या बेसिकली बताना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट, फ़िज़िक्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांचेज़ हैं। पहले जो है वो आपके पास एटॉमिक फ़िज़िक्स हैं और दूसरी अगर हम कहें तो वो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है ना इनको समझ लें, इन दोनों का फ़र्क समझ आ गया तो ये चैप्टर बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये एटॉमिक फ़िज़िक्स क्या है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखना है डिफ़ाइन एटॉमिक फ़िज़िक्स, तो इसका आंसर यहाँ से लेकर आपने यहाँ एनर्जी तक लगा लेना है। अब देखें हमारे पास स्टूडेंट के एटॉमिक फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जो एटम के स्ट्रक्चर और उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनके बारे में बताती है, ठीक है। सिंपल अल्फाजों में कहूँ तो फ़िज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर एटम के स्ट्रक्चर और उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और लाइट और एनर्जी के साथ इंट्रैक्शन स्टडी की जाती है, उसे हम एटॉमिक फ़िज़िक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम पढ़ के देखते हैं। एटॉमिक फ़िज़िक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम की साख्त को देखना, देयर कॉन्स्टिट्यूशंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखना, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद लाइट एंड एनर्जी, कि लाइट और एनर्जी के साथ इंट्रैक्शन स्टडी करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो होपफुली अब आपको ये समझ आ गया होगा। यानी सिंपल अगर मैं कहूँ, अगर हमें ये सिर्फ एटम के अंदर की दुनिया को समझना है ना, एटम के अंदर की दुनिया को समझना है तो हमें एटॉमिक फ़िज़िक्स पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम एक छोटा सा अगर मैं आपसे सवाल करूं कि अगर एटम जो है ना एटॉमिक फ़िज़िक्स एटम की स्टडी करती है तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स किस चीज़ को स्टडी करती है, तो आइए इसको भी जानते हैं। यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिख लेना डिफ़ाइन न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ तक लगा लेनी है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जो एटम के न्यूक्लियस को स्टडी करती है। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, ये तमाम चीज़ें कौन बताता है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स बताती है, ठीक हो गया। तो यहाँ से भी पढ़ के देख लेते हैं। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स ऑन द अदर हैंड फोकस ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो न्यूक्लियस का जो एटम होता है उसको पढ़ती है, उसको बताती है, विच कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इट एक्सप्लेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लाइक रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर रिएक्शन एंड हाउ एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देती है कि रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे हो रहा है, एनर्जी कितनी रिलीज़ हो रही है, इन जो है ना न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तमाम चीज़ें हमें कौन बताता है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स बताती हैं। तो स्टूडेंट एक बात नोट कर लो, एटॉमिक फ़िज़िक्स पूरे एटम की बात को करती है लेकिन न्यूक्लियर फ़िज़िक्स सिर्फ न्यूक्लियस की बात करती है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, ये एग्ज़ाम के हवाले से पूछा जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले जो है ना स्टूडेंट, आपके ख़्याल में एटॉमिक और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का फ़ायदा क्या है? अगर सिर्फ किताब पढ़ने के लिए है तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। इन फील्ड की वजह से देखें आज हमारे पास जो हैं वो हॉस्पिटल्स बने हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास बड़े बड़े हस्पताल हैं वो बने हैं, ठीक है। उनके अंदर जो बीमारियां हैं उनको हम जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं, इन्हीं ब्रांचेस की वजह से कर रहे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स से हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। यानी इन दोनों ब्रांचेस में मेडिसिन, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी
ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो चैप्टर का स्टार्ट पहला टॉपिक जो है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक हो गया, अब हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लेना है, हु सजेस्टेड दैट, यहाँ पर लिख लें ताकि आपको आसानी हो जाए, हु सजेस्टेड दैट ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने यहाँ लिख लेना है। स्टूडेंट सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट ने ना आइडिया दिया कि दुनिया की हर चीज़ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और उस साइंटिस्ट का नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है हु सजेस्टेड दैट ऑल द मैटर इज़ मेड ऑफ एटम, ये किसने, मतलब किसने हमें बताया था कि जो तमाम मैटर्स जो हैं वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बनते हैं, वो कौन पहला शख्स था। तो ऑल एटम इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द डाल्टन। ठीक है, जो हमारे पास हर चीज़ है ना, हर मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, जिसे हम एटम्स का नाम देते हैं, और वो पहली बार बताया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, यहाँ पे जॉन भी होना चाहिए था, पर पता नहीं क्यों नहीं लिखा हुआ, तो आप ये याद कर लें जॉन डाल्टन था। ठीक हो गया। सवाल नंबर 2 आपने यहाँ लिख लेना है, व्हाट डिड जे थॉमसन प्रपोज इन 1897। जो जे थॉमसन था, साइंटिस्ट था, उसने क्या मतलब राय पेश की थी, तो राय दी थी इन 1897 के अंदर। तो स्टूडेंट एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखनी है कि थॉमसन ने प्रपोज किया था कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज मैटर और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। यानी अब साइंटिस्ट को पता चल गया था कि एटम सिर्फ एक सॉलिड बॉल नहीं है, बल्कि उसके अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। ठीक है, आपने याद करना है यहाँ से, इन 1897 जे थॉमसन प्रपोज्ड दैट एटम कंटेन पॉजिटिवली चार्ज मैटर्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कि जो जे थॉमसन था, उसने राय पेश की थी कि एटम के अंदर जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज मैटर्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, कि मतलब वो एक सिर्फ बॉल नहीं है, उसके अंदर भी जो है वो जो है चार्जेस होते हैं, पार्टिकल्स मौजूद होते हैं एटम के अंदर भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर साइड पे लिखा हुआ है डू यू नो। देखिए, एटम इज़ 99.9999% एम्प्टी स्पेस। तो इसका क्या मतलब है, कहता है एटम का ज़्यादा हिस्सा ना एम्प्टी होता है। ठीक है, खाली होता है। लेकिन सवाल ये है कि साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला। इसका जवाब मिलता है एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जिसका नाम रदरफोर्ड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। इससे इसको पता चला था कि किस तरह से जो है वो हमारे पास जो है एटम जो है वो इतना खाली स्पेस रखता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। अब ये एक्सपेरिमेंट बॉक्स एक तो बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से ना बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और इसे आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले एक सवाल, अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए अल्फ़ा पार्टिकल्स होते क्या हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखें 20 सेंचुरी को जो है ना 20 सेंचुरी जो थी, शुरू में ही ना साइंटिस्ट ने रेडियो एक्टिव पर रिसर्च कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी पर ना रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे उसके बारे में। तो रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है ना जिसमें अनस्टेबल एटम रेडिएशन से रिलीज़ करते हैं। मतलब जो वो एटम्स जो कि स्टेबल नहीं ना होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, तो उन एटम्स की स्टडी को ना हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसी रिसर्च के दौरान क्या हुआ ना, साइंटिस्ट ने एक रेडिएशन डिस्कवर की जिसे अल्फ़ा पार्टिकल कहा। ठीक है, तो इसका सवाल आपने ना लिख लेना, व्हाट आर अल्फ़ा पार्टिकल्स। तो इसका आंसर यहाँ से लगाना है, तीसरे का यहाँ से यहाँ तक, ये तीसरा यहाँ तक, सॉरी, वेलोसिटीज़ तक, हाई वेलोसिटीज़ तक। पहले हम इसको समझते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल होता क्या है। अल्फ़ा पार्टिकल्स वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इनका मास जो है ना बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये बहुत हाईली स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, वन टाइप ऑफ रेडिएशन दे डिस्कवर्ड वाज अल्फ़ा पार्टिकल्स। कुछ रेडिएशंस थी जो रेडिएशन के दौरान दरियाफ्त की गई, जिसका नाम अल्फ़ा पार्टिकल्स रखा गया। दीज पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज। ये पार्टिकल क्या होते हैं, पार्टिकल्स क्या हैं, पॉजिटिवली चार्ज हैं, एंड हैव अ स्मॉल मैस, इनका बहुत कम मैस होता है, सिमिलर टू द एटम्स लाइक हीलियम, जिस तरह एटम हीलियम का होता है।
तो दे मूव विद हाई वेलोसिटीज़, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ मूव करते हैं। ठीक है, अब आते हैं असल एक्सपेरिमेंट की तरफ। यहाँ पर आपने ना एक सवाल और लिखना है। वो सवाल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे सवाल लिखना है, हु परफॉर्म रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, कि किसने जो है वो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो इसका जवाब आपने यहाँ से लगाना है, इन 1911 से लेकर गोल्ड फॉयल तक। ठीक है, तो इसका जवाब देखें बेटा ये है कि हमारे पास देखें 1911 में ना एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड अपने 2 स्टूडेंट हेस गाइगर एंड हर्नेस्ट मार्डसन, ठीक है, ये दोनों के जो है ना नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। हेस, इसे जाइजर भी पढ़ते हैं, इसे गाइगर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देख लें आपको जैसे पढ़ना है, अर्नेस्ट मार्डसन, ठीक है, मार्डसन, इसे मार्स्टन पढ़ेंगे। ठीक है, मार्स्टन भी पढ़ते हैं, मार्स्टन भी हैं। अब देख लें जैसे आपको ये 2 स्टूडेंट्स के नाम थे। ठीक है, इसने इन दोनों के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो आपने इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक लगा लेना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में इसने क्या यूज़ किया था, गोल्ड फॉयल शीट यूज़ की थी। अब हम देखते हैं यहाँ पर आपने एक और क्वेश्चन लिख लेना है कि हमारे पास जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद आपने जो है वो यहाँ पर एक और क्वेश्चन लिखना है, व्हाट डिड द लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रूव। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था। स्टूडेंट रदरफोर्ड ने ना एक बहुत पतली गोल्ड फॉयल ली। अब उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स लेकर ना अल्फ़ा पार्टिकल्स को एक बीम की तरह, बीम कहते हैं लाइट को ना अल्फ़ा पार्टिकल्स की एक बीम थी ना, उसको गोल्ड फॉयल की तरफ भेजा। ठीक है, और फिर अब उसका मकसद ये था कि देखा जाए कि अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से टकरा कर किस तरह का बिहेव करते हैं। और जो ऑब्जर्वेशन मिली उन्होंने साइंस की दुनिया ही बदल दी। कैसे स्टूडेंट देखें, सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स बिना किसी डिफ्लेक्शन के ना कुछ गोल्ड फॉयल से गुज़र गए। अगर ज़्यादातर पार्टिकल्स सीधे गुज़र गए ना तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि एटम जो है ज़्यादा हिस्सा एटम का क्या होता है, खाली होता है, हिस्सा एम्प्टी होता है। पहली ऑब्जर्वेशन हमें ये पता चली। दूसरी ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स थोड़े ही अपनी डायरेक्शन में चेंज हो गए, यानी वो स्लाइटली सा डिफ्लेक्ट हो गए और वापस चले गए। ठीक है, स्लाइटली सा ना डिफ्लेक्ट हो गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें ये पता चला कि एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज रीजन भी मौजूद है। अब सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल्स वापस उलट कर आ गए। तो स्टूडेंट ज़रा सोचें, इतना हैवी और फास्ट पार्टिकल अगर वापस आ रहा है तो उसके सामने ज़रूर कोई जो उसके सामने जो है ज़रूर कोई जो है वो बहुत मजबूत चीज़ होगी, तो इस वजह से वो वापस आ रहा है ना। तो यहाँ से हमें पता चला था कि एटम के अंदर या एटम में एक बहुत छोटा, बहुत डेंस, ठीक है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट मौजूद होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो इस फिगर में देखें कि ये हमारे पास अगर एक एटम है ना, ये एटम है, तो ये पूरा एक एटम है। तो एटम के अंदर जो है ये एक डेंस पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं। ठीक है, हम जिसे कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्ट। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसीलिए तो हमने कहा कि बहुत छोटा सा और डेंस किस्म का पार्ट अंदर मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और ये इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो आप अगर इसकी स्पेस देखो तो कितनी सारी स्पेस खाली है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब आपको होपफुली ये चीज़ तो क्लियर होगी। नेक्स्ट अगर हम इस शॉर्ट को देखें जो मैंने पढ़ा है, व्हाट डिड द लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रूव। ठीक है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से लगाना है, 5 का यहाँ से लेकर आपने लगा लेना है यहाँ तक, लास्ट तक। ठीक है, इसमें ये वो पूछ रहा है कि देखें हमारे पास इससे ये प्रूव हुआ था ना कि एटम के सारे पॉजिटिव चार्ज और उसके आलमोस्ट सारे मैस एक बहुत छोटे छोटे सेंट्रल पार्ट जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं उसमें इकट्ठे होते हैं। ठीक है, तो ये प्रूव हुआ था उस डिफ्लेक्शन से, हमें लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन से हमें ये प्रूव हुआ था। अ फ्यू पार्टिकल बाउंस बैक अ लार्ज एंगल्स मीनिंग दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द mass of atom was concentrated in a tiny central part is called nucleus। ये डेफिनेशन भी है न्यूक्लियस की।
और ये प्रूफ भी है कि जब हमने लार्ज डिफ्लेक्शन कराया तो उसके अंदर बहुत सारे एटम्स जो हैं वो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो गुजर गए थे और थोड़े से पार्टिकल वापस आए जो पॉजिटिवली चार्ज थे, जिनका मैस कम था और वो एक ही इकट्ठी जगह पर एक पार्ट में, एक हिस्से में मौजूद हैं, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक हो गया ना? अब होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम चलें नेक्स्ट पेज पर तो देखते हैं यहाँ पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है स्टूडेंट वो देखें, फाइंडिंग रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब हमारे पास क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हमने देखना है कि स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद रदरफोर्ड ने कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो फाइंडिंग की थी। ठीक है, अब ये फाइंडिंग्स बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ ये 4 पॉइंट अच्छी तरह समझ लिए तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपको आसान हो जाएगा और समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली फाइंडिंग क्या की उसने? सबसे पहले स्टूडेंट रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के सेंटर में एक बहुत छोटा, बहुत डेंस और पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसी सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया। फिर इसका मतलब कि यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ न्यूक्लियस या डिफाइन न्यूक्लियस। पिछले पेज पर भी लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है। आप वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कहता है न्यूक्लियस एटम का सेंट्रल पार्ट होता है जो बहुत छोटा, डेंस और पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक हो गया। दूसरा फाइंडिंग नंबर क्या उसने बताया था? द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ द मैस ऑफ एन एटम। स्टूडेंट रदरफोर्ड ने भी यही डिस्कवर किया था कि एटम के आलमोस्ट सारी मैस न्यूक्लियस के अंदर होती है। मतलब जो एटम का जितना भी मैस है ना वो सारा न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, यही रदरफोर्ड ने भी बताया था। अगर एटम मैं कहूँ यानी अगर एटम की मैस की बात की जाए तो ज़्यादातर मैस न्यूक्लियस में ही होता है, इसीलिए न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, कि याद रखना है। ठीक है, तीसरे नंबर पर देखें तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट लार्ज डिस्टेंस एंड द एटम इज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो बहुत दूर दूर मूव करते हैं, इसी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान बहुत ज़्यादा खाली जगह होती है। ठीक है, तो और इसीलिए हम कहते हैं कि एटम का ज़्यादा हिस्सा स्पेस होता है। ठीक है, आपने देखा ना इलेक्ट्रॉन कितनी दूर दूर मूव करते हैं, मैंने आपको दिखाया ही। देखें, अगर ये न्यूक्लियस है, पिक्चर के अंदर मैंने आपको दिखाया ये न्यूक्लियस है, तो देखें ये इससे कितना दूर है, इलेक्ट्रॉन कितने दूर दूर मूव करें, इसीलिए इनका आधे से ज़्यादा हिस्सा क्या होता है? एम्प्टी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसने फाइंडिंग क्या बताई थी? फाइंडिंग नंबर 4 में बताया द न्यूक्लियस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल, अबाउट 10,000 टाइम्स स्मॉलर दैन द एंटायर एटम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट कि हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि न्यूक्लियस इतना छोटा होता है कि वो पूरे एटम से तकरीबन 1000 टाइम छोटा होता है। तो सोचें पूरा एटम इतना बड़ा और उसका न्यूक्लियस इतना छोटा, लेकिन फिर भी उस न्यूक्लियस में आलमोस्ट सारी मैस मौजूद होती है ना? अमेजिंग, समझने की बात है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हम अब समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट नीचे चले तो यहाँ पर ना आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेना है जिसका नाम है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो आप ये आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता क्या है। पहले जो देखें, पहले साइंटिस्ट का ख्याल था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लैनेट्स की तरह न्यूक्लियस के गिर्द ना फिक्स ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, जैसे आप प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं ना, तो इसी तरह से जो है ना पहले इनका ख्याल था, लेकिन बाद में रिसर्च ने बताया कि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं थी। इलेक्ट्रॉन किसी भी जो है वो फिक्स जो है कह सकते हैं ना, किसी भी मतलब सिंपल अल्फाज में कहो तो, लेकिन रिसर्च ने बताया था कि बात बिल्कुल ठीक नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी फ़िक्स पाथ में मूव नहीं करता, बल्कि ये न्यूक्लियस जो है वो एक रीजन में मौजूद होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है, बस उन्होंने ये बताया था कि ये एक फ़िक्स पोजीशन से मूव नहीं करते और ये जिस रीजन के अंदर न्यूक्लियस होते हैं ना, उस रीजन को हम जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ना एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक पंखा ऑन कर दूँ
तो ब्लेड्स इतनी फास्ट घूमती हैं कि हमें एक ब्लेड नज़र नहीं आती। मतलब पंखे का एक जो तीन जो है पैर हैं, तो एक पैर को मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी इतनी अनसर्टेनिटी के साथ मूव करता है कि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। तो हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एरिए में मिलने के चांस ज़्यादा हैं। इसी एरिए को हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं और फिर समझते हैं आगे। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन देखें। Later studies revealed that electrons do not follow fixed orbit like planet around the sun. Instead, they exist in the region called electron clouds where their exact position cannot be known. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स न्यूक्लियस के गिर्द वो रीजन होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। तो उसके अलावा आपने इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बेटा हमने जो है वो किया है। होपफुली आपको जो है कि पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं आपको आंसर करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि आने वाले तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। Thanks for watching my videos. Please subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.